हाँ तो प्यारे साथियों, आज की इस इतिहास की एनसीईआरटी श्रृंखला के अगले अध्याय की हम बात करेंगे, जो कि हमारा 18वां अध्याय है, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ हम बात करेंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में। जो हमारा विंध्याचल है, अगर हम विंध्याचल के दक्षिण में देखें थोड़ा सा जा करके, जो हमारा विंध्याचल है, और विंध्याचल के कहाँ देखा जाए, दक्षिणी क्षेत्र में देखा जाए, है दक्षिण भाग में देखा जाए, तो वहाँ अगर देखा जाए जो हमारा भारत देश है, भारत पर लगभग 200 वर्षों से भी अधिक 200 वर्षों से भी अधिक देखा जाए, तो इस समय तक जो हमारा विजयनगर था, जो बहमनी राज्य था, इनका अधिकार रहा लगभग 200 वर्षों तक। इन्होंने क्या किया, इनकी जो राजधानियां थी, काफ़ी विशाल राजधानियां थी इनकी, और काफ़ी विशाल राजधानियों का निर्माण किया और नगरों का निर्माण भी किया, है ना। काफ़ी भव्य, एक बड़ी बड़ी इमारतें, भवनें, अट्टालिकाएं, इनको सजाने के लिए देखा जाए जो अतिरिक्त कला हुआ करती थी, जो साहित्य हुआ करता था, उसको भी इनके साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में, बहमनी साम्राज्य में प्रोत्साहन दिया गया। हम है यही नहीं कह सकते हैं यहाँ के, बल्कि उनके जो राज्य था, राज्य में जो शांति व्यवस्था थी, उसको बनाए रखा इन लोगों ने, और जो व्यापार और जो हस्तशिल्प कलाएं थी, उनको बढ़ावा भी दिया। इनके साम्राज्य में काफ़ी बढ़ावा देने का श्रेय भी किसको दिया जाता है, विजयनगर या बहमनी साम्राज्य के शासकों को दिया जाता है। इन्होंने क्या किया, काफ़ी तरीके से देखोगे तो कानून और जो व्यवस्था थी वो बनाए रखी लंबे समय तक। व्यापार बताया मैंने, जो हस्तशिल्प कला थी उसका विकास किया, कला का विकास हुआ, साहित्य को प्रोत्साहन दिया गया, यहाँ तक कि जो इनकी राजधानियाँ थी उनको भी और सुदृढ़ और सुंदर बनाया गया। दक्षिण भारत, हमारा जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत और जो दक्कन है, दक्षिण भारत और जो दक्कन है, इस दक्कन में देखा जाए एक लंबे समय तक एक स्थिर शासन की स्थिति बनाए रखी थी इन साम्राज्यों ने, और स्थिरता का जो दौर बना हुआ था, इसकी जब समाप्ति हुई तो वो समाप्ति हुई हमारी 15वीं शताब्दी के अंत में आकर के। जो बहमनी साम्राज्य था उसका विघटन स्टार्ट हुआ, और उसके 50-60 वर्षों के बाद, कितने 50 से 60 वर्षों के बाद, ध्यान रखिएगा 50 से 60 वर्षों के बाद, यानी कि 1565 ईस्वी में जो बन्नेहट्टी की लड़ाई हुई थी, उसमें जब हार हुई, जब पराजय हुई, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य टूटने लग गया, वहीं से टूटना स्टार्ट हुआ। 1565 में काय की लड़ाई हुई थी, हमारी बन्नीहट्टी की लड़ाई, ध्यान रखिएगा, बन्नीहट्टी की लड़ाई या बन्नीहाटी का युद्ध हुआ, और इसी युद्ध से जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था वो टूटने लग गया, उसका विघटन स्टार्ट हो गया। संगम के 5 पुत्र हुआ करते थे, जो संगम था, संगम के 5 पुत्र थे, ठीक है, और संगम के 5 पुत्रों में से देखा जाए, जो संगम के 5 पुत्र थे, इन 5 में से एक हमारा हरिहर था और दूसरा बुक्का था। हरिहर और बुक्का, जो हरिहर और बुक्का था, उसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर और बुक्का ने कब की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ध्यान रखिएगा, जो विजयनगर साम्राज्य था, इस विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई, किसके द्वारा हुई, हरिहर बुक्का के द्वारा हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ये स्थापना की हमारे हरिहर बुक्का ने, और ये कब की गई, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, और ये बंगाल के जो हमारा वारंगल था, वारंगल के जो काकतीय हुआ करते थे, ये काकतियों के सामंत हुआ करते थे, और उसके बाद में जो काम्पली राज्य है वहाँ ये मंत्री बन करके रहे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जो तुंगभद्रा का दक्षिणी तट है उस पर अनेगोंडी स्थित है। क्या स्थित है, तुंगभद्रा का जो दक्षिणी तट है, तुंगभद्रा का दक्षिणी तट, ठीक है, इसके तट पर क्या बसा हुआ है, इसके तट पर है अनेगोंडी, एक स्थल है अनेगोंडी, और उसी अनेगोंडी स्थल पर देखा जाए, है ना, जो अनेगोंडी है उसी के सामने विजयनगर यानी कि विद्यानगर शहर की स्थापना की गई। किसकी, विजयनगर की। और इस विजयनगर को काय के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, विद्यानगर के नगर इस नाम से इसको भी जानते हैं।
विद्यानगर के नाम से भी इस विजयनगर को जानते हैं। और एक जो नगर की स्थापना की विजयनगर की, एक साहसिक कार्य था। और अपने हम कह सकते हैं जो हरिहर बुक्का था, उसने अपने साहसिक कार्य में, जो हरिहर बुक्का था उसको अपने गुरु विद्यारण्य और जो वेद थे, वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार, वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार कौन हुआ करते थे? सायण। तो ध्यान रखिएगा, सायण, इनसे प्रेरणा मिली। और 1336 ईस्वी में, याद रखिएगा 1336 ईस्वी में जो साम्राज्य स्थापित किया था, और इस साम्राज्य के प्रथम वंश का नाम क्या हुआ? संगम वंश हुआ। संगम वंश, ध्यान रखिएगा, संगम वंश। जो हमारा 1336 ईस्वी में जो विजयनगर साम्राज्य बना, उसका पहला वंश था हमारा संगम वंश। ठीक है, संगम वंश। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ कौन कौन सी हुआ करती थी? अगर राजधानियों की बात करें हम थोड़ी सी, तो राजधानी हुआ करती थी हमारी, एक तो अनेगोंडी, अनेगोंडी, ठीक है, अनेगोंडी, और दूसरी विजयनगर, विजयनगर, और तीसरी राजधानी हुआ करती थी बेनुगोंडा। कौन सी? बेनुगोंडा। ठीक है, और चौथी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? चंद्रगिरी। ये चार राजधानियाँ इनकी हुआ करती थी, विजयनगर की चार राजधानियाँ थीं। कौन कौन सी? अनेगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा और चंद्रगिरी। ठीक है, और इससे आगे बात करें, जो हमारा हम्पी है, हम्पी को बोलते हैं हम हस्तनावती। जो हम्पी है, हम्पी का नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, हम्पी जो था, हम्पी का नाम था हस्तनावती। क्या नाम था? हस्तनावती, हस्तनावती, इस हम्पी का नाम हुआ करता था। ठीक है, और जो हम्पी, वो क्या था? विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता था, और विजयनगर का वर्तमान नाम क्या था? हम्पी। ये विजयनगर साम्राज्य का वर्तमान नाम था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का ये वर्तमान नाम था, विजयनगर का वर्तमान नाम। ठीक है, वर्तमान नाम। ठीक है, और जो हरिहर प्रथम था, कौन? हरिहर प्रथम, ध्यान रखिएगा, जो हरिहर प्रथम था उसने शासन किया 1336 से लेकर के और 1356 ईस्वी तक। 1336 से लेकर के 1356 ईस्वी तक हरिहर प्रथम ने शासन किया, और हम ये कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था हरिहर प्रथम। और उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? अनेगोंडी को अपनी राजधानी बनाई, और बाद में अनेगोंडी के बाद में विजयनगर को इसने अपनी राजधानी बना लिया। अगर यहाँ हम बुक्का प्रथम की बात करें, बुक्का प्रथम की बात करें, तो जो बुक्का प्रथम था उसने 1356 से लेकर के और 1377 ईस्वी तक इस बुक्का प्रथम ने शासन किया, और हरिहर का ये उत्तराधिकारी हुआ करता था बुक्का प्रथम। ठीक है, और 1374 में इसी बुक्का ने, 1374 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, बुक्का ने जो है पहला, बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था। इस बुक्का ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था, चीन में दूत मंडल भेजा था एक। ठीक है, और फिर क्या हुआ? एक अगर हम यहाँ धार्मिक दृष्टि से देखें साम्राज्य को, तो एक धार्मिक दृष्टि से क्या था कि उसने हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की। इस बुक्का प्रथम ने काय की उपाधि धारण की? जब इसने हिंदू धर्म को, या हिंदू धर्म के प्रति देखोगे, जब सुरक्षा का दावा इसने किया, वादा जब इसने किया, तब इसने एक उपाधि धारण की। और वो उपाधि कौन सी थी? याद रखिएगा, बुक्का प्रथम ने उपाधि धारण की वेद मार्ग, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ये उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण की। अगर यहाँ हम हरिहर द्वितीय की बात करें, किसकी? हरिहर द्वितीय की बात करें, हरिहर द्वितीय की, तो जो हरिहर द्वितीय था उसने शासन किया 1377 से लेकर के और 1404 ईस्वी तक। 1377 से लेकर के 1404 ईस्वी तक इसने शासन किया, और हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इस द्वितीय ने काय की उपाधि धारण की? ध्यान रखिएगा, इसने उपाधि धारण की महाराजाधिराज की, महाराजाधिराज की। ठीक है, महाराजाधिराज की इसने उपाधि धारण की। ठीक, और हरिहर द्वितीय जो था वो शिव के विरूपाक्ष का उपासक हुआ करता था, शिव के विरूपाक्ष का उपासक हुआ करता था, लेकिन ये अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु रहा करता था, ये इसकी खास बात थी। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें देवराय प्रथम के बारे में,
जो देवराय प्रथम था उसने शासन किया 1406 से लेकर के और 1422 ईस्वी तक, 1406 से 1422 ईस्वी तक। और देवराय प्रथम ने काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। और 1410 में याद रखिएगा, सन 1410 ईस्वी में याद रखिएगा, इसने तुंगभद्रा पर एक बांध बनवा करके अपनी राजधानी विजयनगर तक, यानी कि हम कह सकते हैं जो नहरें थीं, जल सेतु थे, जल प्रणाली थी, इनकी भी खुदाई करवाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1410 ईस्वी में इसने तुंगभद्रा पर एक बांध बनवाया। ठीक है, कहाँ पर? तुंगभद्रा पर तुंगभद्रा पर बांध बनवाया। किसने? देवराय प्रथम ने। और ये तुंगभद्रा पर जब बांध बनवाया, इसके बाद इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी। ठीक है, अपनी राजधानी स्थानांतरित की और राजधानी कहाँ बना ली इसने? विजयनगर में। अपनी राजधानी किसको बना लिया? विजयनगर को। और विजयनगर राजधानी बनाई, उसी के साथ में जब तुंगभद्रा पर बांध बनाया तो इसने नहरें बनवाई, यानी कि जल सेतु जब बनवाया तो जल प्रणाली के लिए वहाँ पर इसने समुचित व्यवस्था की। ठीक है, और इससे क्या हुआ, जो आसपास के खेत थे उनकी सिंचाई भी होती रहती थी। और ये जानकारी भी मिलती है कि इससे क्या हुआ था, इसके राजस्व में लगभग ध्यान रखिएगा, इसके राजस्व की बात करें, इसके राजस्व में बहुत फायदा हुआ था इससे। और वो कितना हुआ था, लगभग बताया जाता है कि ध्यान रखिएगा 3,50,000 3,50,000 करदांव जो थे उनकी वृद्धि हुई। 3,00,000 करदांव की वृद्धि हुई। और सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। इसने दूसरा बांध कहाँ बनवाया? हरिद्रा नदी पर। जो हरिद्रा नदी है उस हरिद्रा नदी पर इसने बांध बनवाया। ठीक है, और देवराय प्रथम के शासनकाल में एक यात्री था, एक इतालवी यात्री था, ध्यान रखिएगा, एक इतालवी यात्री था। और वो इतालवी यात्री जो था भारत की यात्रा करने के लिए आया, यानी कि उसने विजयनगर की यात्रा की। उसका नाम था निकोलो कॉन्टी। क्या नाम था उसका? निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी नाम का एक इतालवी यात्री हुआ करता था, जो कि विजयनगर की यात्रा करने के लिए आया। किसकी यात्रा करने के लिए? विजयनगर की यात्रा करने के लिए आया। और जो इतालवी यात्री था निकोलो कॉन्टी, उसने काफ़ी सुंदर वर्णन किया है। उसने ऐसा कहा था कि नगर का घेरा 60 मील है, इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं और नीचे की ओर घाटियों के घेरे हुए हैं, है ना। और ऐसा अनुमान था, उसने जब बताया था कि इस नगर में 90,000 लोग ऐसे हैं जो कि शस्त्र, जो हमारे वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, वो धारण करने योग्य हैं। और राजा भरत के जो अन्य राजा लोग थे उनसे ज़्यादा ये शक्तिशाली भी हैं। इसने अपनी यात्रा वृतांत में ये बात बोली थी। तो याद रखिएगा, देवराय प्रथम विद्वानों का महान संरक्षक हुआ करता था। हालांकि उसके दरबार में हरविलास और ध्यान रखिएगा एक प्रसिद्ध तेलुगु कवि हुआ करते थे, श्रीनाथ। कौन? श्रीनाथ तेलुगु कवि हुआ करते थे, ये इसकी राजसभा में रहा करते थे। ठीक है, अब यहाँ याद रखिएगा ये देवराय प्रथम था। यहाँ हम बात करें अब देवराय द्वितीय के बारे में। देवराय द्वितीय के बारे में बात करें तो जो देवराय द्वितीय था उसने 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक शासन किया, ध्यान रखिएगा। और देवराय द्वितीय जो था वो इस वंश का, ध्यान रखिएगा, इस कौन से वंश का? संगम वंश का सबसे महानतम शासक हुआ। और उसकी प्रजा उसे क्या कह करके बुलाती थी? वो ध्यान रखिएगा, इसकी प्रजा इसे इम्माडी देवराय कह करके बुलाती थी। क्या कह करके? इम्माडी देवराय कह करके इसको बुलाती थी। और इम्माडी देवराय कह करके तो बुलाती ही थी, लेकिन एक प्रौढ़ देवराय भी कहती थी। एक प्रौढ़ या प्रौढ़ कह सकते हो, इसको दूसरा नाम बुलाया करती थी, वो था प्रौढ़ देवराय। प्रौढ़ या प्रौढ़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रौढ़ का मतलब होता है महान, यानी कि महान देवराय कह करके बुलाती थी। ठीक है, हालांकि जो सामान्य जनता थी उसे क्या था कि एक हिंदू पौराणिक जो आख्यान थे उनके दैवीय शासक हुआ करते थे। और वो दैवीय शासक कौन हुआ करते थे? और वो दैवीय शासक मानते थे इंद्र के अवतार को। किसको? इंद्र के अवतार को मानते थे। ठीक है, इंद्र के अवतार को वो जो है अपना क्या मानते थे? एक दैवीय शासक मानते थे, एक पौराणिक आख्यानों में। और उसके अभिलेखों में उसके लिए गज बेटकर उपाधि दी गई है, यानी कि हाथियों की शिकारियों का उल्लेख मिलता है।
यानी कि जो हाथी हुआ करते थे उनका ये शिकारी हुआ करता था, तो उसको लेकर के इसकी उपाधि रही है। और इसकी उपाधि का नाम क्या था, वो उपाधि इसकी याद रखिएगा। इस देवराय द्वितीय की उपाधि थी गजबेटकर। क्या चीज़, गजबेटकर। ठीक है, गजबेटकर नाम की इसकी उपाधि थी। एक और हुआ, एक कौन हुआ, एक और यात्रा करने के लिए आया था, एक विद्वान था, उसका नाम था फेरिस्ता। जो फेरिस्ता था, फेरिस्ता, ध्यान रखिएगा। फेरिस्ता ने ऐसा बताया कि जो देवराय द्वितीय था कि ये बहमनी सेना की सबसे श्रेष्ठता, मजबूत जो घोड़े थी और जो बड़ी संख्या थी उनमें तीरंदाजों के कारण थी। उसकी सेना काफ़ी योग्य थी, काफ़ी सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली हुआ करती थी। उसका कारण था कि उसके पास मजबूत घोड़े थे, एक बहुत बड़ी संख्या में तीरंदाज हुआ करते थे, और इसलिए उसने 2000 मुसलमानों को सेना में नौकरी और जागीरें दी। और सभी हिंदू सैनिक जितने भी थे और सैनिक अधिकारी जितने भी थे उनको उनसे तीरंदाजी सीखने का आदेश भी दिया गया। फिर क्या हुआ, जो विजयनगर की सेना थी उसमें मुसलमानों की भर्ती कोई नई बात नहीं थी यहाँ पे अब, क्योंकि देवराय प्रथम की सेना में भी लगभग 10,000 मुस्लिम सैनिक थे। इसकी सेना में कितने सैनिक थे, लगभग मुसलमान 10,000 मुस्लिम सैनिक थे। ठीक है, और फरिश्ता ने यह भी बताया था कि इस प्रकार देखा जाए देवराय द्वितीय ने तीरंदाजी में कुशल, लगभग तीरंदाजी की बात करें, केवल तीरंदाजी, ठीक है, तीरंदाजी, तो तीरंदाजी में लगभग उसने बताए थे कि 60,000, कितने, 60,000 हिंदू। ठीक है, और अगर यहाँ हिंदुओं की बात करें, ये तो हमारे तीरंदाजी 60,000 हमारे हिंदू थे, और उसमें 80,000 कौन थे, घुड़सवार थे। उसकी सेना में 80,000 घुड़सवार हुआ करते थे, और लगभग इसकी सेना में 2 लाख, कितने, 2 लाख पैदल सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, पैदल सैनिक हुआ करते थे इस देवराय द्वितीय की सेना में। अब क्या था, इसके पास काफ़ी सेना शक्ति बहुत थी, तो इसने क्या किया, अपनी सेना को लेकर के देवराय द्वितीय ने 1443 में, कब, 1443 में अपनी सेना को लेकर के, ध्यान रखिएगा, तुंगभद्रा नदी को इसने पार किया और मुदकल, बांगापुर, इनको फिर से जीतने की इसने कोशिश की, इन पर आक्रमण किया। 1443 में मुदकल और दूसरा कौन सा क्षेत्र था, बांकापुर, इन पर आक्रमण कर लिया दोबारा से जीतने के लिए। और ये किसको पार करके गया था, नदी को, तुंगभद्रा जो नदी है उसको पार करके गया था यहाँ जीतने के लिए। और ये नगर जो था वो कृष्ण नदी के दक्षिण में है, और पुरानी लड़ाइयों में बहमनी राज्य के अधिकार में आ गए थे ये पहले। ठीक है, जब 16वीं शताब्दी का समय आया, जब 16वीं शताब्दी का समय आया तो एक पुर्तगाली लेखक हुआ करता था। 16वीं शताब्दी में, याद रखिएगा, एक पुर्तगाली लेखक हुआ करता था, और जो पुर्तगाली लेखक था उसका नाम क्या था, उसका नाम था नूनेज। क्या नाम था, नूनेज। तो नूनेज ने जब अपने यात्रा वृतांत दिए तो उसने बताया कि किवलान, श्रीलंका, पुलिकट, पेगू, और आपका एक वो था तेनशीराम, ये जो थे वर्मा और मलाया में पड़ते थे, ये सभी देश जो हैं, तो इनके राजा देवराय द्वितीय को कर दिया करते थे। इनके जो राजा हुआ करते थे वो देवराय द्वितीय को कर दिया करते थे। ये हमारे किसने बताया है, नूनेज ने बताया है, जो कि पुर्तगाली शासक हुआ करता था। कर कौन दिया करता था, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया आप लोगों को अभी कि जो किवलान है, किवलान, ठीक है, और दूसरा श्रीलंका, पुलिकट, ठीक है, पेगू, और एक आपका तेनसीरेम, कौन सा, तेनसीरेम। ठीक है, यहाँ के जो राजा लोग हुआ करते थे, इन सभी क्षेत्रों के जो राजा थे वो कर दिया करते थे, कर। ठीक है, कर किसको देते थे, कर देते थे हमारे देवराय द्वितीय को, देवराय द्वितीय को। और ये सभी क्षेत्र थे हमारे, ये कहाँ पड़ते थे, इनको याद रखना, ये वर्मा और मलाया में आते थे, पूरे बर्मा और मलाया में। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो देवराय द्वितीय था उसके समय में फारसी यानी कि एक ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की। किसने, अब्दुल रज्जाक ने, एक ईरानी यात्री हुआ करता था, ईरानी यात्री, और उस ईरानी यात्री का नाम क्या था, अब्दुल रज्जाक। क्या नाम था, अब्दुल रज्जाक। ठीक,
जो अब्दुल रज्जाक था, इसने काय की यात्रा की, इसने विजयनगर की यात्रा की और उसने इस राज्य का भव्य वर्णन भी किया। क्योंकि जो अब्दुल रज्जाक था वो ऐसा बताता है कि इस राजकुमार के राज्य में लगभग 300 बंदरगाह थे। कितने? 300 पोर्ट थे, 300 बंदरगाह थे, ठीक है ना। और इनमें से प्रत्येक कालीकट के बराबर होता था और इसके राज्य की भूमि इतनी फैली हुई है कि उसकी यात्रा करने में लगभग लगभग 3 महीने का समय लगेगा, 3 मंथ का समय लगेगा लगभग। ये किसने बताया? अब्दुल रज्जाक ने बताया। और अब्दुल रज्जाक ने यह भी बताया कि देश के अधिकांश हिस्से पर खेती होती है और भूमि बहुत उपजाऊ है और सेना की संख्या कितनी थी? सेना की संख्या थी 11 लाख। कितनी? 11 लाख सेना की संख्या थी। और अब्दुल रज्जाक जो था उसने और बहुत कुछ बताया इसके बारे में। जो अब्दुल रज्जाक था, अब्दुल रज्जाक, उसने और ऐसा बताया कि विजयनगर को संसार के सबसे शानदार नगरों में से एक माना गया है। और नगर का जब वर्णन किया तो जब नगर का वर्णन इसने किया तो इसने ऐसा बताया कि इसका निर्माण इस प्रकार से हुआ है कि 7 किले और इतनी ही दीवारें एक दूसरे को घेरे हुए हैं। 7 किले का क्षेत्रफल जो कि अन्य किले हैं उनके केंद्र में बना हुआ है। हिरात के बाजार को देखा जाए, जो हिरात का बाजार है, हिरात का बाजार, ध्यान रखिएगा, जो हिरात का बाजार है उससे 10 गुना बड़ा है जो किला है इसका। और महल के पास जो 4 बाजार स्थित हैं जो कि अत्यंत लंबे और चौड़े थे उनसे भी बड़ा है। हालांकि देवराय द्वितीय जो था वो साहित्य का एक महान संरक्षक था, क्योंकि वो स्वयं खुद देवराय द्वितीय संस्कृत का एक, हम कह सकते हैं, निष्णात विद्वान हुआ करता था और उसे 2 संस्कृत ग्रंथों की रचनाएं भी की हैं, टीका भी लिखा है। वो कौन सी थी? एक तो महानाटक सुधानिधि और दूसरा वादरायण के ब्रह्मसूत्र। इन पर इसने टीका रचना करने का इसको गौरव दिया जाता है। इस देवराय द्वितीय ने, ध्यान रखिएगा, देवराय द्वितीय ने किसकी रचना की है, किस पर टीका लिखा है? एक तो जो महानाटक सुधानिधि है, सुधानिधि, और दूसरा क्या था? दूसरा मैंने बताया वादरायण का जो हमारा ब्रह्मसूत्र है, ठीक है। इन दोनों पर इसने टीका लिखा है, ठीक। इसके बाद हम बात करें मल्लिकार्जुन के बारे में। मल्लिकार्जुन के बारे में बात करें तो जो मल्लिकार्जुन था उसने शासन किया 1446 ईस्वी से लेकर के और 1465 ईस्वी तक, ठीक है। 1446 से 1465 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो जो मल्लिकार्जुन था उसको प्रौढ़ देवराय भी कहते थे। इसको और काय के नाम से जानते थे? प्रौढ़ देवराय के नाम से, ठीक। इसको प्रौढ़ देवराय नाम से भी जानते थे। और एक चीनी यात्री हुआ करता था इसके शासनकाल में, याद रखिएगा, एक चीनी यात्री हुआ करता था और उस चीनी यात्री का नाम क्या था? माहुआन। क्या नाम था? माहुआन। जो माहुआन था उसने 1451 में, माहुयान ने 1451 में मल्लिकार्जुन के समय में विजयनगर आया था, यहाँ की यात्रा की थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें दूसरे शासक विरूपाक्ष द्वितीय के बारे में। विरूपाक्ष द्वितीय के बारे में बात करें तो विरूपाक्ष द्वितीय जो था उसने 1465 से लेकर के 1485 ईस्वी तक शासन किया और इस वंश का ये अंतिम शासक था। कौन से वंश का? संगम वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय, जिसने कि 1465 से लेकर के 1485 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नए वंश की बात। और नया वंश हमारा कौन सा था? इसके बाद संगम वंश के बाद हमारा दूसरा वंश आया शुलभ वंश या सालोब वंश। कौन सा वंश? सालोब वंश, ठीक है, सालोब वंश। और सालोब वंश कब से कब तक चला? ये चला हमारा 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक, ठीक। तो जो नरसिंह सालोब था, कौन? नरसिंह सालोब, याद रखिएगा, नरसिंह सालोब। इस नरसिंह सालोब ने कब? 1485 में, 1485 में, ध्यान रखना, राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया और इसे प्रथम बलापहार कहा गया। इसको किस नाम से पुकारा गया? प्रथम बलापहार के नाम से इसको पुकारा कहा, प्रथम बलापहार के नाम से इसको बुलाया गया, जाना गया। और विजयनगर द्वितीय जो था, या विजयनगर के
दूसरे राजवंश का संस्थापक कौन था? शालुव नरसिंह। कौन था? शालुव नरसिंह। ठीक है, ये हमारे शालव वंश का संस्थापक था। 1505 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1505 ईस्वी में जो नरसा नायक था, नरसा नायक का एक पुत्र हुआ करता था। नरसा नायक का एक पुत्र हुआ करता था और उस पुत्र का नाम क्या था? वीर नरसिंह। क्या नाम था? वीर नरसिंह। किसका नाम था? वीर नरसिंह। नरसा नायक के पुत्र का नाम था वीर नरसिंह। उसने जो शालव शासक था, एक ध्यान रखिएगा, जो शालव नरेश था उसका नाम था इम्माडी नरसिंह, उसकी हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। इसके बाद हमारी स्थापना हुई तुलुप वंश की। ठीक है, इसके बाद स्थापना हुई हमारी तुलुप वंश की। और तुलुप वंश की हम बात करें तो तुलुप वंश का शासन जो था वो चला 1505 से लेकर के और 1570 ईस्वी तक। ठीक है, 1505 से 1570 ईस्वी तक चला। और इसमें पहला शासक हुआ हमारा कौन? कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय इसका पहला शासक हुआ और कृष्णदेव राय ने शासन किया 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक। ठीक है, और विजयनगर के साम्राज्य में कृष्णदेव राय एक महानतम और भारत के महान शासकों में से एक हुआ, ध्यान रखिएगा। और कृष्णदेव राय ने यवन राज स्थापनाचार्य का विरुद्ध धारण किया, उसकी उपाधि धारण की। ठीक है, किसकी? ध्यान रखिएगा, यवन राज स्थापनाचार्य का विरुद्ध इसने धारण किया। और इसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का एक क्लासिक युग माना जाता है। इसके दरबार में हालांकि देखोगे, इसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि, जिन्हें के अष्टदिग्गज कहते थे, वो इसकी सभा में रहते थे। अंततः हम ये बोल सकते हैं कि उसे आंध्र भोज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आंध्र भोज भी कहा जाता था। हालांकि इसने अपनी राजधानी जो विजयनगर के पास में जो नागलपुर है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? नागलपुर में। अपनी राजधानी इसने नागलपुर को बनाया। ठीक है, या हमेशा बोल सकते हैं जो इसकी राजधानी थी नागलपुर, जो विजयनगर थी, उस विजयनगर के पास में ही इसने एक नगर बसाया नागलपुर नाम का। ठीक है, और उसी नगर को इसने बाद में अपनी राजधानी बना लिया। अभी मैंने यहाँ एक चीज़ बोली थी आप लोगों से, अष्टदिग्गज, जो कि इसमें मैंने बताया था कि तेलुगु के 8 महान विद्वान रहते थे। ठीक है, तो उन अष्टदिग्गजों की यहाँ बात कर लेते हैं, 8 विद्वानों की बात कर लेते हैं। तो उनमें से एक थे अल्लाशानी पेद्दन। कौन थे? अल्लाशानी पेद्दन। और जो अल्लाशानी पेद्दन थे, इन्होंने काय की रचना की? मनुचरित्र की। किसकी? मनुचरित्र की। स्वारोचित की हरिकथा सार इन्होंने लिखा। ठीक है, एक हुआ करते थे नंदी तिम्मन। कौन? नंदी तिम्मन। जो नंदी तिम्मन हुआ करते थे, उन्होंने पारिजात हरण की रचना की है। किसकी? पारिजात हरण की इन्होंने रचना की है। ठीक है, एक हुआ करते थे भट्टा मूर्ति। कौन हुआ करते थे? भट्टा मूर्ति। और जो भट्टा मूर्ति थे, उन्होंने रचना की नरस भूपालियम की। किसकी? नरस भूपालियम की। नरस भूपालियम की इन्होंने रचना की। किसने? भट्टा मूर्ति ने। एक हुआ करते थे ध्रुजिट। कौन हुआ करते थे? ध्रुजिट। ठीक है, या ध्रुजटी हुआ करते थे। जो ध्रुजटी हुआ करते थे, उन्होंने करी कलहस्ती महात्म्य की। ठीक है, कलहस्ती महात्म्य की इन्होंने रचना की। ठीक है, एक हुआ करते थे मादयागरी मल्लन। कौन हुआ करते थे? मादयागरी मल्लन। और जो मादयागरी मल्लन हुआ करते थे, उन्होंने रचना की राजशेखर चरित्र की। किसकी? राजशेखर चरित्र की। ठीक है, राजशेखर चरित्र की रचना की किसने? मादयागरी मल्लन ने। एक हुआ करते थे रामचंद्र रामायुधम। उन्होंने शकल और सार संग्रह की रचना की। एक पिंगली सूरन हुआ करते थे, उन्होंने राघव पांडवीय की रचना की। एक तेनाली कृष्ण रामकृष्ण हुआ करते थे, उन्होंने पांडुरंग महामत्त की रचना की। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो कृष्णदेव राय हुआ करता था, उसके शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री आया।
इसके दरबार में एक पुर्तगाली यात्री आया और जो पुर्तगाली यात्री था उस पुर्तगाली यात्री का नाम क्या था? उसका नाम था डोमिंगो पायस। क्या नाम था? डोमिंगो पायस। और जो डोमिंगो पायस था उसने जब यात्रा की तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक और दूसरा पुर्तगाली आया, डुआर्ट बोराबस। दूसरा आया था एक डुआर्ट बारबोसा। डुआर्ट बारबोसा। ये दो पुर्तगाली यात्री जो हैं यहाँ विजयनगर की यात्रा करने के लिए आए पुर्तगाल से। और जो बाबर था, बाबर की जो आत्मकथा थी बाबरनामा, उस बाबरनामा को जब पढ़ोगे तो कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया जाता है। किसको? हमारे कृष्णदेव राय को। किसमें? बाबरनामा में। उसने हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर, इनका निर्माण करवाया था। इसने याद रखिएगा जो मंदिरों का निर्माण करवाया उसमें कौन से मंदिर थे? उसमें एक मंदिर था हमारा विट्ठल स्वामी का। विट्ठल स्वामी के मंदिर की इसने स्थापना करवाई, निर्माण करवाया। और दूसरा मंदिर था हजारा मंदिर। ठीक है, हजारा मंदिर। इसका उल्लेख मिलता है हमें बाबरनामा के अंदर। ठीक है, बाबरनामा में बताया जाता है जो आत्मकथा थी बाबर की। तो कृष्णदेव राय ने 1529 में 1529 ईस्वी में, ध्यान रखना, जब उसकी अपनी मृत्यु जब नहीं हुई थी, उस मृत्यु से पहले ही अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और इसके शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री और था, नूनिज। जो नूनिज पहले मैंने बताया था, वही नूनिज दोबारा से विजयनगर की, ध्यान रखिएगा, या साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की यहाँ पे यात्रा करने के लिए हमारे भारत में आया था। कौन? नूनिज। यानी कि पुर्तगाल से 3 यात्री इसके समय में आए थे। ठीक है। आगे याद रखना, आगे हम बात करें सदाशिव के बारे में। एक शासक हुआ करता था सदाशिव, और जो सदाशिव था उस सदाशिव ने शासन किया 1542 से लेकर के 1570 तक। ठीक है, 1542 से 1570 तक। और सदाशिव जो था विजयनगर साम्राज्य का नाम, एक हम कह सकते एक नाम मात्र का शासक हुआ, क्योंकि शासन की जो वास्तविक शक्ति थी वो आरवीडू का, जो आरवीडू वंश है, उस आरवीडू वंश का एक मंत्री हुआ करता था राम राय। उसके हाथों में इसकी शक्ति पूरी रहती थी। इस सदाशिव की शक्ति की बात करें, वो शक्ति किसके हाथों में थी? वो शक्ति थी, एक वंश था हमारा। वो वंश कौन था? आरवीडू वंश। ठीक है, और इस आरवीडू वंश का याद रखिएगा एक मंत्री हुआ करता था, मंत्री, उसका नाम था राम राय। इस राम राय के हाथ में इसकी पूरी शक्ति, इसके पूरे साम्राज्य का संचालन रहता था। ठीक है, और जब तालीकोटा, यानी कि जब राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ, किसका युद्ध? तालीकोटा का। तालीकोटा के युद्ध को हम लोग काय के नाम से जानते हैं? राक्षसी तांगड़ी के नाम से। राक्षसी तांगड़ी के नाम से इस युद्ध को जाना जाता है। और ये युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1565 में। ठीक है, और तालीकोटा युद्ध के समय देखोगे तो विजयनगर साम्राज्य का शासक हुआ करता था हमारा सदाशिव राय। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य विरोधी इस महासंघ में देखोगे तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर ये सब शामिल थे। हालांकि बरार इसमें शामिल नहीं हुआ था। और 23 जनवरी 1565 की बात को याद रखना, इसमें जो संयुक्त सेना थी उसने तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी या बन्नी हट्टी के युद्ध में विजयनगर की सेना को बुरी तरह से हराया। और 70 वर्ष की राम राय वीरता देखोगे, जो 70 वर्ष की इसकी राम राय की जो शक्ति थी, जो वीरता थी, एक वीरतापूर्वक इसने युद्ध लड़ा, लेकिन उसे घेर करके मार दिया गया। इसके बाद अब स्थापना होती है हमारी काय की, एक नए वंश की, और वो नया वंश था हमारा आरवीडू वंश। कौन सा था? आरवीडू वंश। ठीक है, आरवीडू वंश। जो आरवीडू वंश था, इस आरवीडू वंश का शासन चला 1570 से लेकर के और 1652 ईस्वी तक। ठीक है, तो क्या हुआ? तालीकोटा का जब युद्ध हुआ, तालीकोटा के युद्ध के बाद जो राम राय था, उस राम राय का एक भाई हुआ करता था तिरुमाल। ठीक है, तिरुमाल जो था उसने पेनुगोंडा, यानी कि पेनुगोंडा को विजयनगर के स्थान पर अपनी राजधानी बना लिया। इसका भाई हुआ करता था किसका? इसका राम राय का भाई। ठीक है, राम राय का जो भाई हुआ करता था, तो याद रखिएगा उसका नाम था तिरुमाल। और तिरुमाल ने क्या किया? जो बेनुगोंडा था, जो पेंडुगोंडा था, उसको विजयनगर के स्थान पर इसने अपनी राजधानी बना लिया। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? वेनुगोंडा को। ठीक है,
वेनुगोंडा को अपनी राजधानी बना लिया। और बेनीगोंडा को हम पेंडुगोंडा के नाम से भी जानते हैं। तो 1570 में क्या हुआ कि इसने तुलु वंश का जो अंतिम शासक था सदाशिव, उसको भी एक अपस्थ करके आरवीडु वंश की स्थापना कर दी। और 1586 में याद रखिएगा, 1586 में कि जो वेंकट द्वितीय था वो गद्दी पर बैठा और उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया और कालांतर में मुख्यालय जो था वो पेंडुकोंडा को या पेपुकोंडा स्थानांतरित कर लिया। फिर समय आया 1612 ईस्वी का, और 1612 ईस्वी में जो राजा अड्यार था उसकी हम कह सकते हैं अनुमति लेकर के, या वेंकट द्वितीय हम कह सकते हैं, अड्यार को वेंकट द्वितीय भी बोलते हैं, तो उससे अनुमति लेकर के श्रीरंगपट्टम की जो सूबेदारी थी उसके नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना हुई और श्रीरंग तृतीय द्वारा विजयनगर का अंतिम शासक रह करके उसने शासन समाप्त कर लिया। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करें अपने विजयनगर के प्रशासन के बारे में। ठीक है, बात करें विजयनगर के प्रशासन के बारे में। विजयनगर के प्रशासन के बारे में, ठीक। विजयनगर देखोगे तो विजयनगर के जैसे विशाल साम्राज्य पर प्रशासन करने के लिए काफ़ी प्रांतों में उसको विभाजित किया गया। ठीक है, तो जो प्रांत हुआ करते थे उन प्रांतों को क्या कहते थे? जो प्रांत थे वो राज्य कहलाते थे इसके समय में। ठीक है, जो मंडल थे, मंडल ये प्रांतों के अंतर्गत आते थे। जो वलनाडु थे, वलनाडु, ये वलनाडु क्या था? ये जिले कहलाते थे, इनको वलनाडुओं को जिले कहते थे। ठीक है, मेलाग्राम, इनमें क्या था? ये एक जो मेलाग्राम था, मेलाग्राम, इस मेलाग्राम में याद रखिएगा इसमें 50 गांव आते थे। कितने? 50 गांव। और ये 50 गांव ध्यान रखिएगा, 50 गांव ये नाडुओं के अंतर्गत हुआ करते थे। किसके? नाडुओं के अंतर्गत। हालांकि इससे पहले मैं बताना भूल गया, इस मेलाग्राम से पहले एक नाडु और आता है। नाडु में क्या था? नाडु में याद रखिएगा लगभग परगना, या इनको हम तहसील बोलते थे। ठीक है, तहसील। और एक कोट्टम या वलनाडु के अंतर्गत हुआ करती थी। और मेलाग्राम के बाद हमारा स्थल या सीमा आया करती थी। स्थल या हम सीमा कह सकते हैं। इसमें क्या होता था कि कुछ गांव के समूह आते थे, कुछ गांव ही इसमें आया करते थे। ठीक है, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वो थी उर को क्या बोलते हैं? ग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में सेनानायकों को नायक कहा जाता था। नायक जो होता था वो भूसामंत हुआ करता था, जिन्हें के वेतन के बदले में जो अधीनस्थ सेना थी उसके रखरखाव के लिए विशेष तरीके से भूखंड दिया जाता था। और भूखंड को क्या कहते थे? अमरम। क्या कहते थे? अमरम। जो भूखंड हुआ करता था, जो भूखंड हुआ करता था उसको अमरम कहते थे। ठीक है, इस पे अमरम पे एक टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, इस अमरम पे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा न्यायांकर व्यवस्था के बारे में अभी। ठीक है, इसके बाद में न्यायांकर व्यवस्था पर। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे अमरम। ठीक है, तो अमरम भूमि का क्या होता था? जो उपभोग होता था, उपभोग करने के कारण इन्हें अमर नायक भी कहते थे, सेना नायकों को। जो ब्रह्मदय ग्राम हुआ करते थे गांव, उनमें ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी और इनकी सभाओं को चतुर्वेदी मंगलम भी हम लोग कहते थे। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि न्यायांकर व्यवस्था बताऊंगा, तो न्यायांकर व्यवस्था को समझ लीजिए। जो न्यायांकर व्यवस्था होती थी, इस न्यायांकर व्यवस्था में क्या होता था? ध्यान रखिएगा, जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था, जो विजयनगर राज्य था, इसके प्रशासनिक क्षेत्र में देखोगे तो न्यायांकर व्यवस्था फैली हुई थी, उसका उदय हुआ था। इस न्यायांकर व्यवस्था को हम कह सकते हैं कि एक प्रकार के ये सैनिक सामंत हुआ करते थे, और जो सेना नायक हुआ करते थे इनको नायक कहा जाता था। ठीक है, तो जो नायक थे और जो नायक जो सेना का रखरखाव करेंगे, सेना को रखेंगे, उस सेना के वेतन के बदले में इन लोगों को क्या दिया जाता था? भूखंड दिया जाता था, भूखंड। और भूखंड क्या था? वो भूखंड हुआ करता था, मैंने बताया था अभी आप लोगों को, अमरम। क्या हुआ करता था? अमरम कहते थे। और अमरम, ये अमरम कौन देता था इनको? इनको देता था राजा। जो शासक हुआ करता था वो शासक इनको भूखंड दिया करता था, और भूखंड क्या कहलाते थे? अमरम कहलाते थे। वही हमारी न्यायांकर व्यवस्था होती है। एक सरल शब्दों में बोले तो जो राज्य की सेवा थी, उस राज्य की सेवा के बदले में या सेना रखने के लिए इन्हें जो भूमि दी जाती थी वो अमरम हुआ करती थी, और इसलिए इनको क्या कहते थे? अमर नायक कहते थे। ठीक है, इन नायकों को क्या कहते थे? अमर नायक। ठीक है, अमर नायक इनको कहा जाता था। और इन्हें दो, इनके हम कह सकते हैं दो
ये दो तरीके से इनके मुख्य उत्तरदायित्व हुआ करते थे। एक क्या, जो अमरम था, अमरम से जो राजस्व प्राप्त हुआ करता था उसका एक निश्चित भाग केंद्र को यानी कि राजा को भेजना होता था, और राजा के लिए निर्धारित सेना का गठन करना, ये दो इनके कार्य हुआ करते थे। हालांकि केंद्र देखोगे तो नायंकर क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता था बिल्कुल भी, लेकिन अमर नायकों को जो गवर्नर हुआ करते थे उनके समान सिक्का ढालना, नए कर लगाना, पुराने करों को माफ़ करना या भूमि अनुदान देना, इन सब का अधिकार इनको नहीं दिया जाता था बिल्कुल भी। ठीक है, नायंकर व्यवस्था में सामंती व्यवस्था के साथ देखोगे तो दुर्गुण भी आ गए थे। हालांकि केंद्र में कमजोर जब पड़ गई थी तो नायकों ने क्या किया कि अपनी शक्ति को बढ़ा लिया, और नायंकर व्यवस्था ने क्या किया, विजयनगर राज्य के पतन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इन्होंने जब अपने अपने, मैंने बताया कि शक्ति या केंद्र में जो भी करना है नायकों को वो कर लिया करते थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि पतन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसके बाद एक और व्यवस्था यहाँ हमें देखने को मिलती थी, और उस व्यवस्था का नाम था आयंगर व्यवस्था। कौन सी? आयंगर व्यवस्था। ठीक है, आयंगर व्यवस्था। जो आयंगर व्यवस्था थी, ध्यान रखिएगा, विजयनगर के साम्राज्य में काल में क्या था, जो ग्रामीण प्रशासन हुआ करता था उसकी एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी आयंगर व्यवस्था। और इस व्यवस्था में देखोगे तो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में, ठीक है, एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक गांव को संगठित किया जाता था, और जिस पर शासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। और जो 12 शासकीय जो अधिकारी हुआ करते थे, जो 12 शासकों के अधिकार का समय हुआ करता था, या जो 12 अधिकारियों के जो शासक हुआ करते थे, शासक अधिकारी जो हुआ करते थे, उस समूह को क्या कहते थे? आयंगर। आयंगर उसको कहा जाता था। और इनकी अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता था? सरकार करती थी, शासक करता था। और आयंगर के पद जो थे वो आनुवांशिक हुआ करते थे। आयंकर अपने पदों को बेच देते थे, गिरवी भी रख सकते थे, उन्हें वेतन के बदले में लगान, मुक्त भूमि, है ना, ये सब दी जाती थी। हालांकि देखोगे तो जो आयंगर थे इनकी बिना जानकारी के संपत्ति का हस्तांतरण और या भूमि अनुदान नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इन 12 आयंगरों को देखोगे तो ग्रामीण जो कर्मचारी थे उन ग्रामीण कर्मचारियों में कर्णकम गांव का अकाउंटेंट या प्रधान लिपिक बोला करते थे। जो तलारी गांव है उसका पुलिसकर्मी देख लो या चौकीदार हुआ करता था। जो तलारी था, तलारी गांव जो तलारी हुआ करता था, तलारी कौन होता था? तलारी बोलते थे, जैसे कि हम लोग यहाँ पुलिस बोलते हैं ना, तो गांव का पुलिसकर्मी हुआ करता था ये। ठीक है, गांव का पुलिसकर्मी, या एक तरीके से हम कह सकते हैं पुलिसकर्मी की जगह क्या हुआ करता था, ये चौकीदार हुआ करता था। ठीक है, चौकीदार। ठीक, हालांकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जब थी इसके समय में, तो जो लगान थी वो आय का प्रमुख साधन थी, और विजयनगर साम्राज्य जो था वो वसूलता था उसको, और उस कर को जो वसूलता था उस कर को यहाँ पे कई नामों से जाना गया। जो कर थे उसको कदमाई बोलते थे, कदमाई मगमाई, ठीक है, मगमाई या कनिक्कई, कनिक्कई के नाम से भी जानते थे, हैं, कत्तनम के नाम से भी जानते थे, कत्तनम। जो कर थे उनकी बात कर रहा हूँ, वरम, भोगम, हालांकि वारी भी बोलते थे, पत्तम भी बोलते थे, पत्तम, इराई या कत्तायम। ठीक है, करों को काफ़ी नामों से जाना गया है, ध्यान रखिएगा। और राज्य जो होता था उपज के छठे भाग को देखोगे तो भूमि कर के रूप में वसूल करता था। सामाजिक और सामुदायिक करों में देखोगे तो विवाह कर जो था बहुत रोचक हुआ करता था उस समय। और ये कर जो वर था, जो दूल्हा बोलते हैं हम लोग, जो कन्या थी, वो दोनों पक्षों से वसूल किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ कुछ मैं पदों की बात करूँ आप लोगों से थोड़ी सी। जो उम्बली था, जो उनबली था, उनबली की बात करें तो गांव में कुछ विशेष सेवाएं हुआ करती थी, और विशेष सेवाओं के बदले जिन्हें लगान मुक्त भूमि दी जाती थी, और ऐसी भूमि को हम लोग क्या कहते थे? उम्बली कहते थे। ठीक है, या रक्त कौडगे के बारे में बात करें, रक्त कोडगे के बारे में बात करें तो जो रक्त कौडगे थी, जो क्या था, जो युद्ध था, युद्ध में एक अच्छा प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को, या अनुचित रूप से देखोगे युद्ध में जो मृत लोग हुआ करते थे, जो मृतक व्यक्ति हुआ करता था, उसके परिवार को जो भूमि दी जाती थी उसको रक्त कोडगे कहते थे। ठीक है, एक कुड्डागी हुआ करती थी जो कि ब्राह्मण या मंदिर या बड़े भूस्वामी जो कि स्वयं खेती नहीं करते थे, उन्हें पट्टे पर दी जाती थी भूमि, उसको कुट्टागी भूमि कहते थे। ठीक है,
तो यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करें अपने बहमनी साम्राज्य के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में तो बहुत बात कर ली, यहाँ हम थोड़ी सी बात करेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। ठीक है, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, जो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी राज्य में देखोगे एक सशक्त व्यक्तिगत फिरोज शाह बहमनी, इसका बहमनी राज्य में एक सशक्त व्यक्तित्व रहा, तो वो किसका रहा? फिरोज शाह बहमनी का। किसका? फिरोज शाह बहमनी का। जो फिरोज शाह बहमनी था, इस फिरोज शाह बहमनी ने 1307 से लेकर के और 1422 ईस्वी तक इसने शासन किया। ये जो फिरोज शाह बहमनी था, ये धर्मशास्त्र की जो शाखाएं थी उनमें हम कह सकते हैं जो कुरान थी, कुरान की व्याख्या या जो न्याय शास्त्र था, उन सभी से ये परिचित था अच्छे तरीके से। वनस्पति विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, रेखा गणित, तर्कशास्त्र, इन सब में इसकी बहुत रुचि थी। और ये खुद एक अच्छा खुशनवीस था, खुशनवीस कह सकते हो, एक कवि था। ठीक है, और बातचीत जब करता था, उस बातचीत के दौर में ये कविताओं की रचना कर दिया करता था, इतना महान था ये। जो एक विद्वान था फरिश्ता, मैंने बताया आप लोगों को, जो फरिश्ता था उसने ऐसा बताया है कि ये फारसी, किसका? फारसी, अरबी, यहाँ तक कि तुर्की भी है ना, तुर्की, इसके अलावा बात करें तो तेलुगु, कन्नड़ और मराठा, इन भाषाओं को ये अच्छे तरीके से ज्ञाता था, इन भाषाओं का ये ज्ञाता था। कौन? फिरोज शाह बहमनी। ठीक है, और फिरोज शाह बहमनी जो था वो दक्कन भारत को एक सांस्कृतिक केंद्र बताने के लिए कृत संकल्प था। और दिल्ली सल्तनत का जब विघटन हुआ तो उसके इस लक्ष्य की पूर्ति में बहुत सहायता मिली, क्योंकि बहुत से विद्वान दिल्ली में या दिल्ली से दक्कन में आकर के बस गए थे। राजा ने क्या किया कि ईरानी और इराकी विद्वानों को भी प्रोत्साहन दिया। वो ऐसा बताता है, कहा करता था कि राजा को प्रत्येक देश के विद्वान और श्रेष्ठ लोगों को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनके जो समाज है, समाज के बारे में जानकारी मिलती है। दुनिया में घूमने से जो जानकारियाँ, जो अनुभव मिलता है, उससे कुछ ना कुछ लाभ तो जरूर मिलेगा शासक को। और वो अधिकतर आधी रात तक साधु, कवि, इतिहास, वार्ताकार, अपने हालांकि दरबारियों से भी श्रेष्ठतम विद्वान जो हुआ करते थे, जो बुद्धिमान हुआ करते थे, उनके साथ बैठ करके चर्चा किया करता था। कौन? फिरोज शाह बहमनी। उसने पुराने और नए जो टेस्टामेंट थे उनका अध्ययन किया और सभी धर्मों की शिक्षाओं का इसने आदर भी किया। और फरिश्ता जो था, फरिश्ता ने इस फिरोज शाह बहमनी को, जो फरिश्ता था विद्वान, उस फरिश्ता ने इसको क्या कहा? इसने पुरातन पंथी मुसलमान इसको कहा। पुरातन पंथी मुसलमान की संज्ञा इस हमारे फिरोज शाह बहमनी को दी। किसने? हमारे फरिश्ता ने इसको ये संज्ञा दी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, जिसमें केवल शराब पीना और संगीत सुनने को ही केवल कमजोरियां थी। इसके बीच में बस यही कमजोरियां थी कि शराब पीता था और ये संगीत सुनता था। हालांकि फिरोज शाह बहमनी का सबसे अच्छा कार्य था प्रशासन का। प्रशासन में एक बहुत बड़े स्तर पर हिंदुओं को इसने सम्मिलित किया। और ऐसा बताया भी जाता है कि इसी समय में क्या हुआ, जो दक्कनी ब्राह्मण के राज्य थे उसके प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लग गए, क्योंकि विशेष रूप से राजस्व के क्षेत्र में प्रमुख रही थी बहमनी, है ना। और दक्कन हिंदुओं ने क्या किया? विदेशी निवेश में भी एक संतुलन बनाए रखा। हालांकि फिरोज शाह बहमनी ने जो है खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला भी बनवाई। इस फिरोज शाह बहमनी ने, ध्यान रखिएगा, दौलताबाद में, कहाँ पर? दौलताबाद में एक वेधशाला भी बनवाई। एक वेधशाला भी इसने बनवाई। किसने बनवाई थी वेधशाला दौलताबाद में? तो बनवाई थी हमारे फिरोज शाह बहमनी ने। ठीक है, और इसने बहमनी ने क्या किया? फिरोज शाह बहमनी ने क्या किया? अपने राज्य के जो प्रमुख बंदरगाह थे, तो बंदरगाहों को ध्यान रखिएगा, चोल और दबोल पर काफ़ी ध्यान दिया। इसके बंदरगाहों में जो मुख्य थे वो चोल और दबोल बंदरगाह हुआ करते थे, इन पर काफ़ी ध्यान केंद्रित इसने किया। और इन बंदरगाहों में फारस की खाड़ी और लाल सागर से जाने वाले जो व्यापारी थे, वो व्यापारी जहाज दुनिया भर में सुख सुविधाओं का सामान लेकर के आते थे। हालांकि खेरला के गोंड राजा हुआ करते थे नरसिंह राय, उनको हरा करके फिरोज शाह बहमनी ने बरार की और अपने राज्य का विस्तार किया। कौन? जो खेरला के शासक हुआ करते थे
खेरला के कौन हुआ करते थे? ध्यान रखिएगा, खेरला के गोंड राजा हुआ करते थे और उस गोंड राजा का नाम क्या था? उसका नाम था नरसिंह राय। क्या नाम था? नरसिंह राय। इसको हराया। नरसिंह राय को हराने के बाद मैंने बताया कि फिरोज शाह ने या फिरोज शाह बहमनी ने कहाँ की ओर अपना अधिकार बढ़ाया? बरार की ओर। बरार तक अपना विस्तार किया अपने क्षेत्र का, राज्य का। और जो नरसिंह राय था उसे 40 हाथी, 5 मन सोना और 50 मन चांदी का उपहार दिया हारने के बाद में। और जो नरसिंह राय था उसने अपनी बेटी थी, उस बेटी की शादी भी उसी से कर दी। किससे? फिरोज शाह बहमनी से। तो खेरला जो था वो नरसिंह को वापस मिल गया और उसे राज्य का एक अमीर बना दिया गया। साथ ही उसे एक बड़ी हुई टोपी और एक खिल्लत प्रदान कर दी गई। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करें ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। ठीक है। किसके बारे में? ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। जो ताजुद्दीन फिरोज शाह था, ताजुद्दीन फिरोज शाह, इस ताजुद्दीन फिरोज शाह ने शासन किया 1397 से लेकर के और 1422 ईस्वी तक। और इसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। किसने? ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। इसने भी दौलताबाद में एक क्या बनवाई? एक वेधशाला का निर्माण इसने करवाया। एक वेधशाला इसने बनवाई। किसने? ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। इसने क्या किया? अकबर जो था, अकबर के फतेहपुर सीकरी में देखोगे, सीकरी की तरह ही भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली। और गुलबर्गा युग के सुल्तानों में ये अंतिम सुल्तान हुआ करता था। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करें शहाबुद्दीन अहमद प्रथम के बारे में। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम के बारे में। उसने शासन किया 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक। और इस शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने सबसे पहले गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया। किसको? इसने किसके स्थान पर? इसने ध्यान रखिएगा, गुलबर्गा के स्थान पर। गुलबर्गा के स्थान पर इसने राजधानी किसको बनाया? बीदर को राजधानी बनाया अपनी। ठीक है। और बहमनी साम्राज्य की इस नई राजधानी को मोहम्मदाबाद नाम दे दिया गया। बीदर को क्या के नाम से जानते हैं? मोहम्मदाबाद के नाम से। ध्यान रखिएगा। ठीक है। मोहम्मदाबाद, बीदर को। ठीक। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमारा आया अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। और जो अलाउद्दीन अहमद द्वितीय था, इसने शासन किया 1446 से लेकर के 1458 तक। 1446 से 1458 तक। और इस अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के समय में ईरानी अफाकी, ईरानी कह सकते हो, अफाकी कह सकते, एक निवासी हुआ करता था, महमूद खान। महमूद खान, इसका काफ़ी उत्कर्ष हुआ। और अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र हुमायूं, इसका बड़ा पुत्र हुमायूं, ठीक है, हुमायूं जो था वो शासक बन गया। और इतना निष्ठुर था ये हुमायूं जो है कि इसने जालिम की उपाधि धारण की। इसने जालिम की उपाधि धारण की। ध्यान रखिएगा, जालिम की उपाधि, है ना। और इसको हालांकि जो लोग थे, जनता थी, इसको दक्कन का नीरो कहती थी। दक्कन का नीरो इसको कह करके बुलाती थी, दक्कन का नीरो। ठीक है। इसके बाद आया हमारा मोहम्मद तृतीय। कौन आया? मोहम्मद तृतीय। और जो मोहम्मद तृतीय था, उस मोहम्मद तृतीय ने शासन किया 1463 से लेकर के 1482 ईस्वी तक। ठीक है। और मोहम्मद तृतीय का जब राज्यारोहण हुआ तो उसी के समय देखोगे तो आयु केवल 9 वर्ष की थी उसकी। इसकी आयु कितनी थी? 9 वर्ष की थी। ये 9 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, है ना। और इसने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? महमूद गवाह को। किसको? महमूद गवाह को। महमूद गवाह को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। और महमूद गवाह के अतिरिक्त देखोगे उसके आरंभिक जीवन के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि वो जन्म से ईरानी था। जो महमूद गवाह था ये जन्म से ही ईरानी था और सब पहले एक व्यापारी हुआ करता था। किसी सुल्तान ने इसका परिचय कराया और शीघ्र ही इसका प्रिय पात्र बन गया, क्योंकि इसे व्यापारियों के प्रमुख मलिक उत कुतुज़ार की उपाधि मिली। इसके महमूद खान को उपाधि काय की मिली? ध्यान रखिएगा, मलिक उत तुज़ार
ठीक है, मलिक उत्तरदार की इसको उपाधि मिली और बहुत ही जल्दी इसे प्रमुख वाजीर या पेशवा का पद प्राप्त हो गया। और अगले 20 वर्षों के काल में देखोगे तो दक्कन की राजधानी थी उस पर महमूद गवा का प्रभाव या अधिकार हो गया। और महमूद गवा ने दो नवविजित प्रदेश थे उनको लगा करके, जो भूतपूर्व के चारों तरफ प्रांत थे, जो प्रांत फैले हुए थे, उनको अब 8 तरफों यानी कि प्रांतों में उसने विभाजित कर लिया। और किसमें किया? जो बरार था उसको गाबिल है, माहौर, गुलबर्गा, इनको बीजापुर और गुलबर्गा देख लो, दौलताबाद को दौलताबाद और जुन्नार, तेलंगाना को राजमुद्री, वारंगल में इनमें बांट दिया। हालांकि देखोगे तो प्रत्येक तरफ देखा जाए तो प्रत्येक तरफ देखोगे तो प्रत्येक तरफ पर एक तरफदार होता था, ठीक है, जो कि प्रशासन का काम चलाता था। और प्रत्येक अमीर का वेतन और कार्य निर्धारित हुआ करता था। और 500 घोड़ों के दल की व्यवस्था के लिए प्रत्येक अमीर को एक साल में लगभग 1 लाख खून मिलते थे। कितने? 1 लाख खून, 1 लाख खून मिलते थे उसको कार्य के बदले में। और वेतन नगद भी हो सकता था और जागीर के रूप में भी हो सकता था। जिन्हें जागीर के रूप में वेतन मिलता था उन्हें राजस्व वसूल करने के लिए कुछ राशि अलग से मिलती थी। और प्रत्येक प्रांत में जमीन का एक भाग को बोलते थे खालिशा, वो सुल्तान के खर्च के लिए सेफ रहा करता था। और जमीन की पैमाइश और जो काश्तकार थे उन पर देखोगे तो उनके काश्तकारों पर के देखोगे तो राज्य को अदा करने के लिए जो भू राजस्व की राशि थी वो निर्धारित करने का भी प्रयास किया गया था, ठीक है। और महमूद गवा जो था वो कलाओं का महान संरक्षक हुआ करता था। उसने राजधानी बीदर में बहुत बड़ा एक मदरसा बनवाया और इस सुंदर भवन में एक रंगीन टाइल लगवाई थी और यह 3 मंजिला था। वो कौन सा भवन था? वो था 3 मंजिला, ठीक है। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रहते थे। ध्यान रखिएगा, जो क्या मदरसा बनवाया इसने, उस मदरसे का नाम क्या था? उसका नाम था तिमिंजला। और इस तिमिंजला के अंदर याद रखिएगा, इसमें मैंने बताया आप लोगों को 1000 तो अध्यापक, समझ रहे हो ना, और विद्यार्थी भी रहते थे इसमें, ठीक है। कुछ संख्या में इसमें विद्यार्थी भी रह सकते थे। इन्हें भोजन और कपड़ा जो होता है, खाना कपड़ा, वो भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। और महमूद गवा के आमंत्रण पर उस समय एक प्रसिद्ध ईरानी और इसके विद्वान में भी देखोगे मदरसे में आया करते थे। हालांकि बहमनी राज्य की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी, वो समस्या क्या थी? जो अमीर लोग थे इनका आपसी संघर्ष। ये सरदार 2 वर्गों में बटे हुए थे, पुराने और नए, या दक्कनी या आफाकी, जिन्हें कि गरीब कहते थे, आफाकियों को गरीब कहते थे। तो महमूद गवा भी क्या करता था, जो नए थे, नए में से उन्हें दक्कनियों का विश्वास जीतने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था। और हालांकि देखोगे तो उसने मेल मिलाप की उदार नीति भी अपनाई, फिर भी एक जो दलगत संघर्ष था वो मिटाया नहीं जा सका, क्योंकि उसके विरोधी जो तरुण सुल्तान था, इसका विरोधी कौन हुआ करता था? ध्यान रखिएगा, इस महमूद गवा का विरोधी हुआ करता था, विरोधी, उसका नाम था तरुण सुल्तान। तो जो तरुण सुल्तान था इसके कान भरने में सफल हुआ और 1482 में उसने फांसी पर चढ़वा दिया। और उस समय महमूद गवा 70 वर्ष का था। 70 वर्ष की आयु में उसको फांसी पर चढ़वा दिया गया। जब महमूद गवा की मृत्यु हो गई तो 2 दशक के भीतर ही बहमनी साम्राज्य का तीव्र गति से पतन स्टार्ट हो गया और इस वंश का अंतिम सुल्तान हुआ कलीमुल्ला शाह। इस वंश का, बहमनी साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक कौन हुआ? अंतिम शासक वो था कलीमुल्ला शाह अंतिम शासक हुआ करता था, ठीक है। और 1527 में, याद रखिएगा, इसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया। 1527 में इसकी मृत्यु हो गई और बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया, ठीक है। और उसके स्थान पर 5 नए राजवंशों का उदय हुआ और उनके नाम इनके संस्थापकों की उपाधियों पर थे। एक तो 5 जो नए राज्य बनकर के आए, वो 5 राज्य कौन से थे? बीदर, बरार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। कौन सा? गोलकुंडा। ये 5
ध्यान रखिएगा। 5 नए राजवंशों का उदय हुआ और सबसे पहले बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला क्षेत्र कौन सा था? वो था बरार। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बहमनी साम्राज्य का अंत हुआ। ये था हमारा बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का एक एनसीईआरटी स्तर से विवरण। ठीक है, इसके बाद हमारा 19वां अध्याय रहेगा और 19वां अध्याय हमारा कौन सा रहेगा? उसका नाम है भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन या हम कह सकते हैं सूफी मत। ठीक है, सूफी मत। तो अगले अध्याय में, अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग। आज हमारा 18वां अध्याय कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में।